और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाईको कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट की स्थिति वापस पलट गई है? वापस वही ट्रम्प फैक्टर, टैरिफ, वॉर का वापस तेज होना, कच्चा तेल फिर 92 पर आना, ऐसा लग रहा है कि एक डेजा वू हो रहा है इस समय मार्केट में। हालांकि इस बार प्राइस एक्शन ऑब्वियसली उतना नेगेटिव नहीं जितना पिछली बार था, लेकिन एक रैली पे तो ब्रेक लगा है। आपका क्या व्यू है? नहीं, आपने बिल्कुल जब आप सवाल पूछ रहे थे, मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था कि इन रियलिटी मार्केट इसको प्रॉब्ली डाइजेस्ट कर रहा है या डाइजेस्ट कर चुकी है। क्योंकि आप देखें तो ऐसे अकरेंसेस या ऐसे इंस्टेंसेस होने पे जो फर्ज कीजिए फरवरी मार्च में जिस तरीके का रिएक्शन था या अप्रैल में जैसा हमारा निकला, और अभी जो रिएक्शन है, सो डेफिनेटली रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अनुज जी की पहले के मुकाबले अभी ये जो यूएस में रैली हो रही थी हाइपर स्केलर्स में, वो काफ़ी हद तक करेक्ट होना शुरू हुई है। और उनके केपेक्स और जो कोरिया ताइवान वगैरह की जो हार्डवेयर या मेमोरी सेमीकंडक्टर ये सब जो कंपनीज हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी पे भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। तो आई थिंक वॉर के ऊपर का रिएक्शन और तेल के दामों के ऊपर का रिएक्शन भी थोड़ा म्यूटेड हो गया है। और साथ ही साथ इसका शायद ये कारण भी हो सकता है कि बाहर जो एक तरफा रैली चल रही थी उसके ऊपर कोई ना कोई संशय लोगों को आना शुरू हुआ है। इसीलिए आप ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एफआईएस की जिस तरीके की बिकवाली थी, उसके मुकाबले अभी के जो नंबर्स देखे आप जुलाई मंथ के, तो हर तरफ से मार्केट में एक तरीके से रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। दूसरा जो फैक्टर आज फार्मा पर जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ अनाउंस किया, आज एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो है, नी जर्क है। आप एज अ फंड मैनेजर इस स्पेस में, क्योंकि ये स्पेस काफ़ी स्ट्रांग रही है, बाइंग करेंगे या फिर ये एक बड़ा नेगेटिव ओपन हुआ है? नहीं, हमारे पोर्टफोलियोज में अनुज जी ओवरवेट रहा है हेल्थ केयर का पूरा सेक्टर। और काफ़ी इसमें बॉटम अप आइडियाज, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, काफ़ी एक्सपोजर रहा है हमेशा। जो अंडरलाइंग बेंचमार्क है उसके मुकाबले हायर एक्सपोजर ही रहा है। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ऑब्वियसली काफ़ी लंबे उन्होंने, जैसे 2 साल तक कुछ नहीं होगा लेकिन उसके 1 साल बाद, उसके 2 साल बाद, तो देखिए हकीकत तो ये है कि भाई काफ़ी सारी ये जो पॉलिसीज़ हैं, इसको दो चीज़ें देखें कि एक तो इसको थ्रेट की तरफ से भी देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब वहाँ के जो डिस्पेंसेशन है, इसमें बार बार पॉलिसीज में बैक एंड फोर्थ चेंजेस, निगोसिएशन, ये सब हुआ है। और आखिरी चीज़ ये है कि भाई ट्रम्प साहब के टर्म जो है उसके बहुत आगे का डिस्कशन ये यहाँ पे लाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि वहाँ पे हेल्थ केयर और ये सब चीज़ों को छेड़ने में किस तरीके की दिक्कतें हो सकती है। तो आई डोंट थिंक कि इसको एक लंबे अरसे के लिए बहुत सीरियसली या बहुत नेगेटिवली लिया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मार्केट डाइजेस्ट कर लेगी और इसको ज़्यादा थ्रेट नहीं समझना चाहिए, मुझे लगता है। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं बैंक्स पे पहला प्रश्न पूछना चाह रहा था, लेकिन पहले आता हूँ आईटी पर। आईटी जो जून में चला है ना, और जुलाई में जो नंबर्स आए, आपकी आईटी पे प्लेसमेंट कैसी है? कुछ हंटिंग आप लोगों ने मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी में करी या नहीं करी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दैट वाज जस्ट अ टेक्टिकल प्ले जिसको बाजार खेलने की कोशिश कर रहा था अंडर द शेडो ऑफ दैट एआई और चिप्स टैक्स कोलैप्स? मीनिंगफुल कुछ आईटी में लग रहा है आपको इस वक्त इन नंबर्स के बाद जो अब तक आए हैं? यस, तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली आपको याद होगा हमारी 4 या 5 बार इस पे चर्चा हुई है, कंसिस्टेंटली डिस्कशन हुआ है पिछले 9 महीनों में, 12 महीनों में। और पहले भी आपके इस चैनल पे मैंने बताया था कि भाई जब मैंने कॉन्ट्रा कॉल बताया इसको, मे बी लास्ट ईयर, तो शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया हमने। उसके बाद तो हमने देखा फरवरी मार्च में काफ़ी पिटाई हुई, लेकिन अब जाकर के आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और टू थिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं पे रियलाइजेशन ज़रूर आ रहा है कि आईटी कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट, एआई एनेबलमेंट, एआई ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ों में अनिवार्य है और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें विनर्स ज़रूर चेंज हो सकते हैं, इनकी नेचर ऑफ टैलेंट जो ये अपनाते हैं ये चेंज हो सकता है, लेकिन आईटीआईटीएस कंपनीज का रोल जो है एआई एनेबलमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन में, आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रियलाइजेशन, थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है।
सेकेंड और हमारे पोर्टफोलियोज में जैसा मैंने पहले ही बताया है, कंटिन्यूसली आईटी का एक्सपोजर रहा है। जब ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं तो वो एक्सपोजर ओवरवेट होने लगता है, और बहुत आइडियाज़ अगर नहीं होते हैं तब भी हम लोग रिलेटिवली जो विनर्स हैं या रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स हैं इसके ऊपर ज़रूर स्ट्रेस करते हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है, हम लोगों के पोर्टफोलियो में आईटी एक्सपोजर बरकरार है। हाँ, ज़रूर इंडेक्स से बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, कंपेरेबल एक्सपोजर है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिल सकता है हमको। अच्छा, अब बैंकों पे आपका व्यू क्या है, स्पेशली जिस प्रकार का नंबर एचडीएफसी बैंक देके गया। अब देखिए, कहने को तो ऐसे बैंक के नंबर्स भी थे, इसी सूरत हाल में सबसे अव्वल दर्जे के नंबर रहे, बट कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जो कि बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं बीते 1.5 साल से, वहाँ पे नंबर्स स्टिल खराब। लुक एट द एनआईएम्स, कुछ ऐसे ही नंबर्स पिछली बार एसबीआई ने पेश किए थे जिसको बाजार ने पनिश भी किया। उन नंबर्स के बाद मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 28% रिट्रेसमेंट था एसबीआई में। कैसे अलाइन हैं आप इस वक्त प्राइवेट बैंक्स में इस वक्त आशीष जी, और क्या क्या अप्रोच रखें इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, पिछले आई थिंक कम से कम सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम से देखिए, बैंकिंग का जो वेटेज है ऑब्वियसली मार्केट में, इंडेक्स में, और क्योंकि हम लोग इंडेक्स को बीट करने के लिए, रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिए पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, कोई बाइनरी कॉल्स नहीं लेते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर बैंकिंग इंडेक्स का 30% है तो आपको हमारे पोर्टफोलियो में कभी 10% या 60% नहीं मिलेगा, क्योंकि अवर जॉब इज नॉट कि भाई हम बाइनरी कॉल्स ले लें कि भाई ये चलेगा ये नहीं चलेगा। जैसा मैंने आईटी के संदर्भ में भी बताया कि भाई अगर एक सेक्टर मैक्रो बेसिस पे हेडविंडेड है, फिर भी हमारा फर्ज ये बनता है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स को चुन के निकाला जाए। तो पहली बात तो ये है कि भाई बीएफएसआई में भी हमारा जितना, जैसे बीएसई 500 में 30% एक्सपोजर है, तो हम लोगों का कंपेरेबल एक्सपोजर है। लेकिन पिछले थोड़े समय से कंसिस्टेंटली, जैसा पहले भी हमने बात की है कि भाई कैपिटल मार्केट और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स का वेटेज रिलेटिवली ज़्यादा है, और बैंक्स का वेटेज या लेंडिंग फाइनेंशियल्स का वेटेज रिलेटिवली कम है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैंक्स का वेटेज देखें, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पीएसयू, तो ये ज़रूर है, बारिंग वन एग्जांपल, पिछले थोड़े समय में पीएसयू बैंक्स का रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें पूरा जो मॉर्गेज का ग्रोथ हुआ उसमें भी पीएसयू बैंक्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी रिटेल फ्रेंचाइज और डिपॉजिट, ये सब में भी इनकी स्ट्रेंथ रही है। एंड रिलेटिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने देखा है मैनेजमेंट चेंजेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीज़ें प्ले आउट हुई है। सो इसमें एक पूरा का पूरा जो बैंकिंग है, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले के मुकाबले ऐसे पीएसयू वर्सेस प्राइवेट या एक जनरल व्यू देना मुश्किल है। बॉटम अप देखें तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक बैंक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप मुझे जनरल इम्प्रेशन पूछे, तो फिर भी हमको लगता है कि इट इज सेट टू आउट परफॉर्म। एक्सपोजर है हमारा हर पोर्टफोलियो में, और हमको लगता है कि इट इज अट्रैक्टिवली कंपेयर टू इट्स ओन हिस्ट्री, कंपेयर टू जो हमने फंड फ्लोज और एफआईआईस का पूरा यहाँ पे जो चलन देखा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इट इज सेट टू आउट परफॉर्म। देर इज डेफिनेटली उसमें वैल्यू है, पोर्टफोलियोज में हैंडसम वेटेज भी है, और यहाँ से आउट परफॉर्मेंस का पोटेंशियल भी है। बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिसको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, कोई और थीम जो इस समय आप बैक कर रहे हैं, इस समय आप जब फंड में आपको पैसा आ रहा है वो डिप्लॉय कर रहे हैं? तो अनुज जी, दो तीन चीजें जरूर देखने को मिल रही है। एक, कंसिस्टेंटली अगर आप देखें स्मॉल एंड मिड कैप, ये मतलब अभी ऑब्वियसली इसके अंदर अगर आप सेक्टर्स देखें तो जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं। क्योंकि देखिए जनरली जब हम स्मॉल कैप बोलते हैं तो सब लोग 251 टू 500, दैट इज द रेगुलेशन कि भाई मार्केट कैप में 251 टू 500 देखना चाहिए। लेकिन अमूमन जैसे अगर हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक फंड्स चलाते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स चलाते हैं, या कोई थीमेटिक फंड्स चलाते हैं, इसमें ये 251 टू 500 मार्केट कैप रैंक तक का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है स्मॉल कैप का। सो जनरली जिसको स्मॉल कैप के आगे अगर कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ भी है तो माइक्रो कैप बोलते हैं उसको। सो टिपिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ थीम्स हैं, ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं इसमें डेफिनेटली आइडिएशन हो रही है। दूसरा अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप में ही, लेकिन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, स्पेसिफिक आइडियाज पे काम हो रहा है। सो आई थिंक दैट न्यू आइडियाज की कोई कमी नहीं है। स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस अपना काफ़ी, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और स्मॉल कैप के बियॉन्ड जो 500 रैंक के आगे मैंने बताया,
वो काफ़ी रिच है अल्फा जनरेशन के लिए। और अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस भी, रिलेटिव परफॉर्मेंस भी देखें तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और ये जो स्पेस है इसका बरकरार है। और जहाँ तक अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो पिछले थोड़े समय से एक फियर रहा है, लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखें तो रिजल्ट्स जितना लोग डरते थे उतने खराब नहीं है, और ब्रॉडर मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अच्छा आशीष जी, ये दो तीन स्क्रिप्ट्स या फिर तीन स्क्रिप्ट्स विद इन एक सेक्टर जिसमें कुछ बाइंग एफर्ट्स विजिबल है, आपसे बात मैं कर रहा हूँ उस वक्त भी डे हाई पर हैं, इंडेक्स डे हाई इस रेंज के हाई पर है, दैट्स केमिकल, लुक एट एसआरएफ, यूपीएल, दीपक, सब में एक बाइंग एफर्ट्स विजिबल है बाजार के। केमिकल में आपकी रीडिंग क्या करिए? एक बहुत ही बड़ा फेज अंडर परफॉर्मेंस का गुजरा मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट लेट 24 से लेकर 25 पूरा स्ट्रगल किया, बट फाइनली आई मीन कुछ बाइंग एफर्ट्स विजिबल हैं। केमिकल पे आपका टेक इस वक्त? आई थिंक कोविड के बाद से अगर आप देखें तो काफ़ी उठापटक या काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी हुई है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि भाई सप्लाई की शॉर्टेज थी। फिर ऑब्वियसली जब सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो ओवर ऑर्डरिंग, ओवर कैपेसिटाइजेशन होता है, फिर ऑब्वियसली इन्वेंट्री बिल्डअप और फिर वो अब्जॉर्प्शन हुआ। सो आई थिंक सिंस 24-25 आई थिंक पिछले साल, 1.5 साल से हमारे यहाँ पे जनरली जब भी डिस्कशन होता है ऐसा बिलीव था कि भाई ये बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जो पूरी कोविड के साथ को लेकर के 2-3 साल तक जो एक लीड एंड लैग चली और जो एक अनसेटल्ड सा माहौल था, वो आई थिंक बाय 24-25 हमारी टीम का ऐसा मानना था कि भाई ये नाउ दिस इज बिहाइंड अस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आई थिंक मे बी थोड़ा लेट बट नाउ वी आर एबल टू सी इट। सो हमारे पोर्टफोलियोज में कंटिन्यूसली एक्सपोजर रहा है और अभी भी उस पर कंस्ट्रक्टिव है। और एक्चुअली जो मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बोल रहा था उसमें इसका भी एक इंक्लूजन होता है। ओके, तो ये इस समय केमिकल स्पेस पर एक व्यू हो गया आपका। अब पावर और पावर एंसिलरी स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों में वहाँ करेक्शन आई। यहाँ पर कोई स्टॉक्स हैं कि आपके पास पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर क्या व्यू होगा? एनर्जी लिमिटेड एक्सपोजर है। सी जनरली स्पीकिंग इसके पावर की अगर आप बात करें तो जनरली एंसिलरी कंपनीज या जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू एंसिलरीज, तो उस तरीके का ज़्यादा एक्सपोजर है। एक्चुअल अगर आप देखें यूटिलिटीज़ या पावर का रिलेटिवली कम एक्सपोजर रहेगा। एंड डेफिनेटली पिछले थोड़े समय, 1-2 साल से जनरली कि भाई पावर की शॉर्टेज होगी, डेटा सेंटर्स बनेंगे। सो ये भी एक साथ में पूरा रिलेटेड टू एआई थीम, एक पूरा काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला। और इसलिए अब यहाँ पे एक तरीके से आई थिंक ये सारा कोरिलेटेड है। जो एआई, सेमीकंडक्टर, उसके साथ ही साथ डेटा सेंटर्स, उसके साथ ही साथ पावर की डिमांड। तो आई थिंक वी वर ऑलवेज प्लेइंग इट थ्रू द एंसिलरीज। और ये एक तरीके से जो आपको ब्रॉडर करेक्शन देखने को मिल रहा है उस थीम में, आई थिंक उसी का पार्ट बन चुका है ये। ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें।